हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन। स्टूडेंट वीडियो लेकर आए वो है बीए फर्स्ट ईयर, और जो बुक है आपकी वो है भारत में लोक प्रशासन। और जो इसका इकाई जो है मतलब चैप्टर जो फर्स्ट है वो भारतीय प्रशासन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2-3 टॉपिक जो हैं एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ आप उसके साथ साथ क्या नोट कर सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है इसका भारतीय प्रशासन। क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि लोक प्रशासन क्या है, नवीन लोक प्रशासन का वर्णन करें। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। लोक प्रशासन के अर्थ तथा विशेष क्षेत्र का वर्णन करें, या लोक प्रशासन लगभग हमारे समस्त जीवन तथा गतिविधियों का अध्ययन करता है, उसका वर्णन करने के लिए, महत्व का वर्णन करने के लिए आ सकता है। इसमें एक दूसरा जो टॉपिक है वो है इसमें सिविल सेवाओं की संरचना। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवाएं क्या होती है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। तो लोक प्रशासन आप साथ क्या नोट करते जाइए कि लोक प्रशासन हिंदी के दो शब्दों लोक तथा प्रशासन से बना है। तो पहले आप स्टार्टिंग में ये लिखेंगे कि लोक प्रशासन या भारतीय प्रशासन इसको कहें। तो जो लोक प्रशासन जो है हिंदी के दो शब्द लोक और प्रशासन से बना है। लोक का अर्थ होता है जनता तथा प्रशासन का अर्थ होता है प्रबंध करने वाला। तो इसमें भारतीय प्रशासन दे रखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है कि भारतीय प्रशासन का वर्णन करें या लोक प्रशासन का वर्णन करें। तो लोक प्रशासन का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। लोक प्रशासन होता क्या है कि भारतीय प्रशासन में लोक प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें हम अपनी मनपसंद की सरकारों को चुनकर एक तरह उनको शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन हिंदी के दो शब्दों लोक तथा प्रशासन से बना है। लोक का अर्थ जनता या सरकार, प्रशासन का अर्थ होता है प्रबंध करने वाला। आधुनिक काल में लोक प्रशासन का प्रयोग जन कल्याण के लिए अधिक से अधिक किया जाता है। लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और विकासशील और विकसित दोनों ही प्रकार के देशों के लिए सुनियोजित और सुदृढ़ लोक प्रशासन अनिवार्य है। मतलब हम बात करें प्रशासन की तो वो विकासशील देशों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और विकसित देशों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आगे इसमें है भारतीय प्रशासन लगभग हमारे समाज जितना ही पुराना है, ये एक गतिविधि है। तो इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया वो भी आप नोट कर सकते हैं, और ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। एक नए स्वतंत्र और नए अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन की यात्रा एक सदी पहले ही की गई है। भारत में लोक प्रशासन की शुरुआत 1937 में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रशासन लगभग हमारे समाज जितना ही पुराना है और नए स्वतंत्र और नए अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन की यात्रा एक सदी पहले की है। और भारत में लोक प्रशासन की शुरुआत 1937 में हुई थी। लोक प्रशासन निजी और सार्वजनिक संगठनों में होता है। मतलब कि लोक प्रशासन की बात करें तो उसमें निजी और सार्वजनिक दोनों तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है, इसमें निश्चित दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला लोक प्रशासन, दूसरा निजी प्रशासन। अब लोक प्रशासन संस्था जो है नई दिल्ली और राज्य संस्थान नियमित रूप से लोक प्रशासन की अकादमिक पत्रिकाओं को प्रकाशित करते हैं। मतलब लोक प्रशासन क्या होता है, जिसमें अभी आपको बताया डेफिनेशन क्या होती है, तो उसके तरीके से। निजी प्रशासन अलग तरीके से काम करता है और डिमांड के अनुसार जो है वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन और कार्यों में छाया हुआ है। जो डिमांड जो कहते हैं, दिमाग जो दिमाग नाम है, उनके अनुसार आप बता सकते हैं कि वो वर्तमान समय में लोक प्रशासन जो है व्यवहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर छाया हुआ है तथा वह हमारी सभ्यता को मूल आधार बन चुकी है। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्यता समाज का अंग ही है। आज लोक प्रशासन पर समाज की चुनौतियों के कारण नए उत्तरदायी डाले जा रहे हैं। इसमें नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ है और नवीन लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रबंध के रूप में भी देखा जाता है। तो इसके अलावा मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा था कि आप इसको क्लियर कर सके। नेक्स्ट के आगे है कि जो है सिविल, तो सिविल सेवाओं की संरचना। ये अब मैंने आपको लोक प्रशासन बताया। लोक प्रशासन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप बना बना के लिख सकते हैं। लोक प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन जिसमें हम अपनी मनपसंद की सरकार को चुनते हैं, काम करती है वो मान लिए। तो ये सारे क्या है, लोक प्रशासन होते हैं। अब आते हैं सिविल सेवाओं की संरचना। सिविल सेवाओं की संरचना क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिविल जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समय सिविल सेवाओं की संरचना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सैन्य, नौसेना सेवाएं और वाणिज्य। ये एक तरीके से 3 आधार पर इसको विभाजित किया गया। और जो लोग वाणिज्य गतिविधियों या मामलों में शामिल थे, इसमें शामिल सिविल सेवकों को सैन्य और नौसैनिक सेवाओं के कार्यक्रम लोगों से अलग करने की मूल रूप से उन्हें सिविल सेवाओं के रूप से जाना जाता है। तो सिविल सेवा का तात्पर्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, सिविल सेवा से तात्पर्य सभी सरकारी विभाग जिसमें सशस्त्र सेनाएं, मतलब सशस्त्र सेनाओं से संबंधित विभाग नहीं आते हैं, तथा सिविल सेवकों के से तात्पर्य अधिकारियों का वह समूह है जो सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। तो मैंने भी बताया आपको सिविल सेवाओं की संरचना।
सिविल सेवाओं की संरचना क्या होती है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समय में सिविल सेवाओं की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। या कह सकते हैं जो सिविल सेवाओं की स्टार्टिंग या शुरुआत जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समय में हो गई थी। इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सैन्य, फिर नौसेना सेवाएं और वाणिज्य मामले। अब इसमें जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई इसकी इसका अर्थ क्या है, तो इसमें अर्थ है कि सरकारी विभाग जिसमें सशस्त्र सेनाओं से संबंधित विभाग नहीं आते हैं तथा सिविल सेवकों से संबंधित विभाग नहीं आते हैं तथा सिविल सेवकों से तत्पर अधिकारी का वह समूह है जो सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं के क्रियान्वयन करते हैं। इनका चयन योग्यता के आधार पर होता है और वह सरकारी नीतियों के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें जो है सबसे मेन आपको रखना याद कि भारत में सिविल सेवाओं जो है अधिकारी के तौर पर महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे आईएएस और आईपीएस और आईएफएस, ये एक महत्वपूर्ण पद हैं जिनको हम सिविल सेवाओं के रूप में देखते हैं। चार्ल्स कॉर्नवालिस उस समय एक ब्रिटिश सेना के जनरल अधिकारी थे जो सिविल सेवाओं को अस्तित्व में लाने में वाले पहले व्यक्ति थे। तो जो सिविल सेवाओं को अस्तित्व में लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये भी आपको याद रखना है। भारत के गवर्नर जनरल थे ये 1786 से लेके 1793 तक। अब इसमें है कि उस समय ब्रिटिश सेना के जनरल और अधिकारी थे जो सिविल सेवाओं के अस्तित्व में लाने वाले पहले व्यक्ति थे, जो मैंने आपको बताया, और इनको भारत की सिविल सेवा के जनक भी माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 से लेकर 1785 के समय ही कंपनी के वाणिज्य मामले होते रहे और उन दोनों सिविल सेवाओं की नियुक्ति किसी प्रतियोगिता के माध्यम से नहीं की जाती थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप बुक के में पॉइंट्स दे रखे हैं वो भी आप एक तरह लिख सकते हैं इसमें कि कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान इन सिविल सेवकों को अधिक जिम्मेदारियां दी गई और सिविल सेवाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अनुबंधित और असबद्ध। ये दोनों आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनुबंधित क्या होता है? सिविल सेवाओं में इसका अर्थ है उच्च पद, मतलब जो हाई पोस्ट होता है उसको हम अनुबंधित कहते हैं और यह केवल अंग्रेजों के लिए होते थे। नेक्स्ट असबद्ध क्या होता है? असबद्ध सेवाओं का अर्थ है सिविल सेवाओं में निचला पद होता था। यह ना केवल अंग्रेजों के लिए होता बल्कि भारतीयों के लिए भी था। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे जो है उस समय क्या होता? भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, इसलिए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कॉर्नवालिस ने कई कदम उठाए थे। उन्होंने सिविल सेवकों को वेतन बढ़ाया, सिविल सेवकों को किसी प्रकार के निजी व्यापार में शामिल नहीं किया जा सकता और इसलिए उन्होंने इसके लिए कुछ सख्त मतलब एक नियम बनाए और निजी व्यापार के विरुद्ध नियमों की सख्ती से लागू किया। ये आपको एक तरीके से इसमें लिखना है। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस की तरह ही रिचर्ड वेल्सी ने भी सिविल सेवा के लिए कई कार्य सुधार किए और उन्होंने भारत में नवनियुक्ति से सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फर्स्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो ये एक तरीके से ये उनकी पहल थी, रिचर्ड वेल्सली। और इसके अलावा जो है उन्होंने एक तरीके से स्थापना की और उसके बाद जो है चार्टर जो है एक्ट 1853 को लागू करने के बाद इसमें कई बदलाव हुए और इसमें भर्ती खुली प्रतियोगिता के आधार पर की गई। मतलब कि चार्टर जो एक्ट था इसका 1853 में लागू करने के बाद इसमें कई सारे बदलाव किए गए और भर्ती खुली प्रतियोगिता के आधार पर की गई। और इस परीक्षा आयोजित करने के लिए यह आवश्यकता की निकाय का गठन किया जाए और 1854 में लंदन सिविल सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। तो 1854 में लंदन में सिविल सेवा का आयोग की स्थापना की गई। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है 1885 में आयोजित की जाने लगी और लेकिन परीक्षा केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी और उस समय परीक्षा में शामिल होने की आयु सीमा 23 वर्ष तय की गई थी। तो यहाँ पर लिखा है आगे जो है पॉइंट वो जो मैं आपको बताया मैंने उसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया और उस समय उनकी आयु 21 साल की थी। ये भी आप एग्जाम्पल डाल के एक तरीके से लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारतीय सिविल सेवा अधिनियम उसी वर्ष 1861 में लॉर्ड कैनिंग के तहत पारित किया गया और इसमें कुछ अधिकारियों को अनुबंधित सेवाओं के आरक्षण प्रदान किया गया और यह परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में आयोजित की गई थी। इसमें नेक्स्ट है 1855 तक परीक्षा में बैठने की आयु 23 वर्ष थी और 1860 में घटाकर 22 वर्ष कर दी गई। ये परीक्षाएं अब लंदन में आयोजित की जाती है और 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी एक्सप्लेन कर देना, एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट आगे है इसमें जो आगे लिख सकते हैं कि 1878 में लॉर्ड लिटन
ने इस परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा को घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। तो उनके द्वारा एक तरीके 19 वर्ष कर दिया गया, ये भी आप लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद 1924 में ली कमीशन ने सिविल सेवाओं के कुछ परिवर्तन की सिफारिश की थी और सिविल सेवाओं में समान संख्या में ब्रिटिश और भारतीय सदस्यों को रखने का प्रस्ताव रखा कि ब्रिटिश भी होंगे और एक तरीके से भारतीय भी एक साथ मतलब एक बराबर उस पर परसेंटेज पे होंगे। नेक्स्ट है ली कमीशन के अनुसार प्रांतीय सेवाओं के पदोन्नत होने वाले 20% भारतीय होने चाहिए और 40% भारतीय सीधे परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जानी चाहिए और 40% ब्रिटिशों के समान प्रतिशत होने चाहिए, मतलब 20% भारतीयों के लिए और 40% ब्रिटिशों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है संविधान ढांचे में सिविल सेवाओं की नियुक्ति परीक्षण पदोन्नति। अखिल भारतीय सेवाओं में दो ही केंद्र और राज्य सरकार के लिए समान है। अखिल भारतीय सेवाओं को 3 स्तरों पर बांटा गया है। पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवाएं और भारतीय वन सेवाएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे आप ले सकते हैं कि इसमें जो है इनके कार्य जो थे कैसे कैसे डिवाइड किए गए थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अनुच्छेद इसमें 309 में यह संसद की शक्तियाँ प्रदान करता है और यह उनकी सेवा में नियुक्ति, लोक सेवाओं की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनिमय की शक्ति प्रदान करता है, मतलब शक्ति देने की बात करता है। अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 370 अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्रीय सेवाओं के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किया गया था। 311 किसी व्यक्ति को संघ की सिविल सेवाओं या अखिल भारतीय सेवाओं या राज्य की सिविल सेवाओं का सदस्य है, ये इसमें बात कही गई थी। तो ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, जो सदस्य है उसमें एक तरीके से अधीन से धारण मतलब कोई पद धारण कर सकता है और उसकी नियुक्ति करने का वाले अधिकारी अधीनस्थ किसी पदोन्नति नहीं किया जाएगा, मतलब किसी के द्वारा दोबारा से चुना नहीं जाएगा। इसके अलावा जो है अनुच्छेद जैसे 312 के अनुसार भारत की संसद राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के कारण नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है, मतलब अनुच्छेद 312 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद जो 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 323 जिसमें संसद भारतीय सेवाओं में केंद्रीय सेवाओं और पद पर नियुक्ति व्यक्ति की भर्ती और सेवा की स्थिति के संबंध में विवादों और शिकायतों के मुकदमे के निर्णय के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करने की अनुमति देता है। फिर अनुच्छेद 335 के अनुसार संघ या किसी राज्य के कार्यकाल से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्ति करने के अनुचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन दक्षता बनाए रखने की संगठित अनुशासन अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ये कई बात रखी गई हैं। फिर इसके बाद इसमें बताया गया परीक्षा के माध्यम से, मतलब कि जो भी है 312 जो बताया गया कि भारत में संसद राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव करने और नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है और सिविल सेवाओं में भर्ती निम्नलिखित विधि द्वारा की जाती है। पहले परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण, मतलब ये चीज़ इसमें की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है प्रधानमंत्री, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ सिविल सेवा और लोक प्रशासन के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।